नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। बात मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव के माहौल की करेंगे, ईरान और अमेरिका के वॉर की करेंगे। ईरान एक बार फिर हिंसक धमाकों की चपेट में है। अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही दक्षिणी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में हुई है, जहां एक 8 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर पूरी तरह से ध्वस्त है। ये धमाके सामान्य घटना नहीं है। ये उस वक्त हुए हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हैं और ऐसे में ये विस्फोट कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ईरान में जिस तरह से धमाका देखने को मिला उसके बाद से सवाल अमेरिका से पूछा जा रहा है, इजराइल से पूछा जा रहा है, क्योंकि स्थिति इस वक्त कुछ ऐसी है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव वाली स्थिति किसी से छिपी नहीं है और अमेरिका किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं। दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से तैयार है और पलटवार करने की बात कह चुका है। दक्षिणी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में धमाका देखने को मिला। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये उस धमाके के बाद की तस्वीरें हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं जब धमाका हुआ तो किस तरह की स्थिति थी, धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। ये वो धमाका हुआ है और उसके बाद से जो वहां पर मौजूद लोग थे उन्होंने इस धमाके को अपने कैमरे में कैद किया। ये देखिए, ये दूसरा धमाका और इस धमाके के बाद ही सवाल कि आखिर ये धमाका हुआ कैसे। क्या अमेरिका ने धमाका शुरू करा दिया? दक्षिणी पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में धमाका ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति को साफ स्पष्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बंदर अब्बास की एक बिल्डिंग में जोरदार धमाका होता है, जिसमें आप तस्वीर देखेंगे तो पूरी तरह से बिल्डिंग जो जर्जर नजर आता है, तहस नहस, सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है। 8 फ्लोर की बिल्डिंग में 2 फ्लोर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आते हैं और यहां हादसे में कई लोगों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले बात करें बंदर अब्बास की। यह सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ईरान का सबसे अहम रणनीतिक बंदरगाह है। होर्मुज की खाड़ी के बिल्कुल करीब स्थित यह शहर ईरान की नौसेना का मुख्य केंद्र है। यहां मुअल्लम बुलेवार्ड इलाके में, ध्यान से सुनिएगा, यहां मुअल्लम बुलेवार्ड इलाके में एक 8 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि इमारत की 2 मंजिलें पूरी तरह से धराशायी हो गई। ये वीडियो देखिए आप, ये इसकी तस्दीक करती है। देखिए, ये वो 8 मंजिला इमारत है जो पूरी तरह से, जब जोरदार धमाका हुआ तो क्या स्थिति थी। मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ नजर आ रहा। जो लोग हैं उन वहां पर जान बचाकर भागते हुए भी नजर आए। मुअल्लम बुलेवार्ड इलाके की तस्वीर, 8 मंजिला इमारत में जोरदार धमाका होता है और विस्फोट इतना भयानक था कि इमारत की 2 मंजिलें पूरी तरह से धराशायी। आसपास खड़ी दर्जनों गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं और जो पास में दुकानें थीं वो भी पूरी तरह से तबाह हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और लोग अपने घरों से भागते हुए भी नजर आए। पूरी तरह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि धमाका उस वक्त हुआ जब ईरानी नौसेना नजदीक में गश्त कर रही थी। यह ध्यान देने वाली बात है कि धमाका कब होता है उसकी टाइमिंग देखिए आप। यह धमाका तब होता है जब ईरानी नौसेना नजदीक में ही गश्त कर रही होती है और सूत्रों की माने तो ये जो इमारत है वो IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का गेस्ट हाउस था। और सबसे गंभीर बात, इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नौसेना कमांडर को निशाना बनाने की बात भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि वहां की जो लोकल मीडिया है वो इस बात को डिनाई करते हुए नजर आ रही है। खबरों की माने तो नौसेना के कमांडर उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे।
तो ऐसे में सवाल ये कि क्या अमेरिका ने तस्वीर दिखानी शुरू कर दी है? क्या अमेरिका ने वो कदम उठाना शुरू कर दिया जिसका डर सबको था? और ये धमाका आखिर हुआ कैसे? नौसेना के गश्त के समय यह धमाका कई सवाल उठाता है। बंदर अब्बास में विस्फोट से 2 मंजिला जिस तरह से ढही है और धमाके की वजह अब तक साफ नहीं है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर यह धमाका हुआ कैसे, किसने यह धमाका करा? आईआरजीसी के गेस्ट हाउस को क्या निशाना बनाने की कोशिश थी? और क्या वाकई वो आईआरजीसी का गेस्ट हाउस ही है? नौसेना के कमांडर को निशाना बनाने की कोशिश थी, वो भी तब जब गश्त की जा रही थी। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां तेज हैं। अमेरिका पूरी तरह से तैयार है ईरान पर कभी भी हमला करने को लेकर। लेकिन जब ये धमाके की तस्वीर आती है तो उसके बाद तमाम सवाल उठते हैं कि क्या अमेरिका ने यह हमला करवाया? और इजराइल की तरफ से दिया गया बयान कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। वो भी तब जब अमेरिका ईरान पर पूरी तरह से हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका है और बहुत नजदीक पहुंचा हुआ है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए ईरान की सेनाएं पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। यह बयान साफ संकेत देता है कि ईरान इसे एक सुनियोजित हमला मानता है। दर्शकों, भला अमेरिका और इजराइल इस बात से डिनाई करें कि उन्होंने यह हमला नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान इसे एक सुनियोजित हमला मान रहा है। और इस घटना के बाद इजराइल ने जो बयान जारी किया कि ईरान में हुए धमाके में इजराइल शामिल ही नहीं और अमेरिका ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने यह हमला नहीं किया तो फिर भाई साहब किसने किया? क्या यह किसी आंतरिक साजिश का हिस्सा है या कोई और देश इसमें शामिल है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल तो इस चीज से डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने हमला नहीं किया। ईरान में धमाके की किसी ने जिम्मेदारी तक अभी तक नहीं ली और इजराइल दावा कर रहा है हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। दूसरी तरफ अमेरिका भी, उनका भी बयान निकलकर सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब ईरानी सरकारी मीडिया ने शुरुआत में जो बात कही है उसको समझते हैं कि गैस रिसाव की आशंका जताई, लेकिन कई जगह अलग अलग जगह पर विस्फोट की तस्वीरें देखने को मिली। तो क्या वाकई हर जगह गैस रिसाव हुआ था क्या? जैसे जैसे तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं यह दावा कमजोर पड़ता गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कई विस्फोटों का जिक्र किया है। एक इमारत में गैस रिसाव से इतना ज्यादा व्यापक नुकसान क्या वाकई संभव है? क्योंकि दर्शकों, बंदर अब्बास का रणनीतिक महत्व समझना यहां बेहद जरूरी है। बंदर अब्बास, जहां पर यह हमला देखने को मिला, जहां की तस्वीरें निकलकर सामने आई जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहां का रणनीतिक महत्व समझना बेहद जरूरी है। यह होर्मुज की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है, जहां से दुनिया के 1/3 तेल की आपूर्ति होती है। और ईरान यूएस तनाव के बीच बंदर अब्बास में जोरदार धमाका क्या कहता है वो देखिए कि आखिर ईरान पर निशाना किसने साधा है, जो हम पूछ रहे हैं। क्योंकि इजराइल तो मना कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी मना कर दिया। इस धमाके में 8 मंजिला रिहायशी इमारत में विस्फोट जो है
वो देखने को मिली और 2 मंजिला पूरी तरह से ढह गई हैं दर्शकों। ये धमाका इतना जोरदार था और करीब करीब इस धमाके में 10 से ज्यादा के लोगों की मरने की खबर है, उनकी मौत हो गई इस हादसे इस वॉर में। कई वाहन और जो आसपास की दुकानें थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ईरानी मीडिया ने जो कहा है वो समझिए आप, वो ये कह रहे हैं कि गैस लीक हुई और उसकी वजह से ये तस्वीर देखने को मिली। लेकिन दूसरी तरफ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि कई विस्फोटों की आवाज उन्होंने सुनी है अलग अलग जगह पर। आईआरजीसी नेवी कमांडर को निशाना बनाए जाने की अटकलें भी निकलकर सामने आई कि नेवी कमांडर निशाने पर थे। इजरायल और यूएस ने हमले में शामिल होने से पूरी तरह से इनकार किया है कि हमला हमने नहीं किया है। बयान जारी हो गया। रणनीतिक पोर्ट सिटी में धमाके से पूरी क्षेत्र में इस वक्त पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अलर्ट मोड पर रखा गया है। किस तरह की तस्वीर दोबारा से भी देखने को मिल सकती है और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ हुसैन जावेद साहब पाकिस्तानी पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है हुसैन साहब आपका भी। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर आपका रुख करना चाहेंगे और जो तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और जो सवाल पूछ रहा हूं और जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं, तमाम खबरें कह रही हैं, जो मोटा मोटा समझ पा रहे हैं वो ये कि अगर ये जो तस्वीर आई है, अगर हमला इजराइल ने नहीं किया, अगर हमला अमेरिका ने नहीं किया, तो इतना ज्यादा हमला हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, वो एक गैस रिसाव से संभव है क्या? और एक साथ क्या अलग अलग जगह गैस रिसाव हो जाएंगे? आशीष, बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन है जी इस वक्त मिडिल ईस्ट में। दे आर आई बॉल टू आई बॉल और ऐसे में इस तरह का कोई भी एक्सप्लोजन कैन बी अ ट्रिगर टुवर्ड्स अ मेजर वॉर। तो इसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक विजन से देखना पड़ेगा। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वॉर रूम में, ये हो रहा होगा। आई एम वेरी श्योर जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं एक एक स्टेप देख रही होंगी, क्योंकि इस तरह के हमले को बहुत आसानी से ईरान एक एक्सक्यूज मान के और इजराइल पे काउंटर अटैक या सी बॉर्न फोर्सेस जो अमेरिकन हैं, निमिट्ज और फोर्ड सीरीज की उनकी फ्लीट्स हैं, उन पे मिसाइल या ड्रोन अटैक्स शुरू कर सकता था। लेकिन जो पिक्चर्स आ रही हैं वो अगर आप ध्यान से देखें, सारे एंगल्स को फ्रेम बाय फ्रेम रीड करें, तो ये एक ग्राउंड बेस्ड एक्सप्लोजन ज्यादा दिख रहा है। एरियल डेटोनेशन या एरियल टारगेट अगर कोई आता, कोई वेपन सिस्टम, तो आईआरजीसी के हेडक्वार्टर के आसपास काफी ऐसी वीडियोस आपको मिल जाती जिसमें वो दिखा पाते, ये प्रूव कर पाते कि ये हमला किसी बाहरी इक्विपमेंट से, वेपन से किया गया है। तो किसी भी एंगल से वो वीडियोस अभी तक नहीं आई हैं। ना ही ईरान की सरकार ने, इतना वक्त बीतने के बाद, कई घंटे गुजर गए, अभी तक ऐसा कोई क्लेम किया है कि हमले को फिर देखे कैसे आशीष सर? क्योंकि जी ये लगातार इस तरह का हमला अगर हुआ है, कई जगह से हुआ है, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बिना किसी सैन्य मदद के या फिर कहें संगठित सैन्य ऑपरेशन के बिना ये संभव तो है नहीं। अगर जो अपराइजिंग चीजें इन्वॉल्व हुई हैं तो जी, अपराइजिंग जो हो रही है वहां पे, उसमें इसके पूरे चांसेस हैं कि उनके इंटरनल एलिमेंट्स अब एक दूसरे के काउंटर में, जिस जगह पे हमला हुआ है उनके यहाँ बहुत कॉमन है आशीष कि व्हीकल्स में वो डेटोनेटर्स या स्मॉल वेपन्स को इधर से उधर कैरी करते हैं। और ये इंटरनल से किसकी तरफ संकेत है आपका? गवर्नमेंट की अपनी फोर्सेस में अगर कोई एक कमांडर दूसरे कमांडर को नहीं लाइक कर रहा है, या ये सिचुएशन यूज, बहुत से इंटेंस डिफरेंसेस हैं वहां पे, क्योंकि अपराइजिंग के बाद कई लोगों को कुछ ना कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स दिख रहे होंगे इंटरनल। इसको अमेरिका को, इजराइल को थोड़ी देर के लिए अलग रखें, तो उसमें ये क्वाइट पॉसिबल है कि ये किसी एक मेजर हेडक्वार्टर को, किसी टीम ऑफ ऑफिसर्स को
एलिमिनेट करने की वजह की ठीक है, के ठीक है। रिक्वायरमेंट के लिए कुछ एक्सप्लोजन्स को ले गए हो और उसमें डेटोनेशन हुआ हो। जी आप कुछ कह रहे हैं। ओके 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 फाइन सर। करुणाशंकर सर, जो आशीष सर कह रहे हैं, आप उस चीज से सहमत हैं कि ये हो सकता है इंटरनली कोई चीजें हो कमांडर्स की आपस में और वो इस तरह की तस्वीर देखने को मिली? सर आपका माइक म्यूट है शायद। हाँ, विस्फोट हुआ है तो किसी ने किया और करवाया ही है। हम्म। अब ये अंदर के लोगों ने करवाया है कि बाहरी तत्वों ने करवाया है, यह छानबीन का विषय है और इसको ईरान सरकार ही स्पष्ट कर पाएगी। लेकिन एक संभावना जो इन्होंने कही वह एकदम सही है कि चूंकि ईरान में भी इस समय कई गुट जो है सेना के भीतर भी हैं और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें भी हैं। तो ऐसी स्थिति में ईरान के अंदर के ही किसी तत्व ने इस प्रकार का जिसे कहें विस्फोट करवा करके एक प्रकार से ईरान की सरकार को दबाव में लाने के लिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा ईरानी सेना और ईरानी सरकार पर कि आप बाहर के शत्रु से क्या लड़ेंगे, आप भीतर भी जो है बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें सीआईए और मोसाद ने कोई बड़ी चाल चली हो और ईरानी सेना के भीतर के ही किसी ग्रुप के माध्यम से इस प्रकार की कार्रवाई करवाई हो जिससे ईरान बहुत ज्यादा दबाव में आ जाए और उसे समझौता करने के लिए विवश किया जा सके। तो यह कहीं न कहीं एक बड़े खेल का हिस्सा है जो दिखाई दे रहा है, केवल उतना ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब कौन सी आप दूर की पिक्चर देख पा रहे हैं हाँ उपाध्याय सर? इसमें देखिए कि जैसे ईरान के प्रॉक्सी है, एक चीज मानना पड़ेगा, हुती है, हमास है या ये लेबनान में है, वैसे ईरान इसके अमेरिका, इजराइल और तुर्की के भी प्रॉक्सी है जो सीरिया में भी है, अजरबैजान में भी है, इराक में भी है, कुछ अभी भी अफगानिस्तान में बचे हैं और पाकिस्तान में भी हैं। तो हो सकता है कि इनके किसी प्रॉक्सी ने किया हो या हो सकता है ईरानी सेना के आपसी गुटबंदी के बीच से यह निकल कर आया हो। उसमें किसी जैसा इन्होंने कहा कि कमांडर या ग्रुप की हत्या करवाने के लिए किसी दूसरे कमांडर ने ऐसा किया हो और हो सकता है कि वह कमांडर अमेरिका और इजराइल के उस संपर्क में हो कि ईरानी सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव के लिए ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी और ऊपर आ जाएंगे और हम आपको सरकार में बड़ी हिस्सेदारी दे सकते हैं, ऐसा ऑफर अमेरिका और इजराइल भी दे सकते हैं, क्योंकि कोई न कोई तो खेल रहा है, तभी यह हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है सर। जी। आप इस पूरी तस्वीर को मोहम्मद अली शाह मेजर साहब अगर देखें तो पहला थॉट क्या आता है आपके दिमाग में? साथ ही साथ एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग, इतना ज्यादा पावर ब्लास्ट जो है वो देखने को मिलता है, और इज इट पॉसिबल गैस लीक थ्योरी? जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने आशीष जी, और मैं बिल्कुल सहमत हूं अपने मेरे दो सीनियर पैनलिस्ट ने जो जिस तरीके का विश्लेषण दिया है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा एनालिसिस दिया है। देखिए, एक बात गौर करने वाली है, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर उन्होंने दिखाया था, बोला भी था कि आईआरजीसी की सिक्योरिटी, उनकी डिप्लॉयमेंट ईरान में कैसी बढ़ रही है, कैसे हो रही है, और इसके बाद कैप्शन उन्होंने एक उस भाषा का, मैं ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ही कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी है भैया वो लोगों ने पढ़ी भी होगी। अब खैर, ये हुआ है जब ईरान और अमेरिका के टेंशन बढ़े हुए हैं। अमेरिका ने यूएसएस इब्राहिम लिंकन को छोड़ रखा है, एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड है, सपोर्टिंग वेसल्स डिप्लॉयड हैं, और जैसे कि साहिब साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि आईबॉल टू आईबॉल है, और एनी सिचुएशन हल्का सा भी एक माचिस की तीली चिंगारी, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा धमाका वाला हो सकती है। अब यहाँ पर ऑफिशियली तो ईरान ने बोला है कि गैस लीक। अब आप ये मेरे को बताइए, जब इतनी स्थिति नाजुक है, इतने आमने सामने हैं एक दूसरे के, गैस लीक, क्या ये महज इत्तेफाक है कि ये इतने बड़े धमाके हो रहे हैं ईरान के अंदर, इतने बड़े जबरदस्त तरीके के धमाके हुए हैं बल्कि, और वहीं पे आप कह रहे हैं कि गैस लीक, तो बेसिकली इट इज समथिंग। अगर अमेरिका ईरान को साइड रख दे, इज इट पॉसिबल कि इंटरनल चीजें हो और इस वजह से ये तस्वीर देखने को मिली, जैसे कि बाकी दो रक्षा विशेषज्ञों ने जो कहा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, तो वो बात बिल्कुल रख सकते हैं इसके अंदर। और जिस तरीके से
धमाके हुए हैं, आई मीन इट कैन नॉट बी, आई फील पर्सनली, मेरा ऐसा मानना है कि इट कांट बी ए कोइंसिडेंस भाई। और अमेरिका क्यों छुपा रहा है? अगर अमेरिका ने अगर किए हैं तो अमेरिका क्यों छुपा रहा है कि अभी हमने नहीं करे? उन्हें आपने इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट कर दी, आप छुरा किसी के गले पे लगा दिया, वो बंदा मर गया, फिर आप बोलते हो भाई मैं छुरा नहीं मारा, किसी और ने मारा, है ना? तो ये मैं सरल भाषा में समझाया था कि आपके दर्शक सकरण कर पाए इस बात से। तो बेसिकली अभी सबको सबकी शक कहां पर है मुझे पता है, मैं बोलूंगा नहीं, आपको भी पता है, हमें दर्शकों को भी पता है शक कहां पर पॉइंट हो रहा है। उसका नहीं, नाम बोल दीजिए सर, बोलने में क्या हिचकिचाहट? तो शक तो है कि अमेरिका ने ही किया होगा। मेन तो ये है, क्यों अगर कोई अंदर से फूट डालने की कोशिश भी करेगा, हाँ, तो जैसे कि हमें एक पैनलिस्ट ने बताया कि जी हाँ सर ने बताया कि मोसाद या सीआईए ने कुछ अंदर कोई षड्यंत्र रचा है कुछ। अब गैस लीक कैसे हो सकती है? और एक और चीज, एरियल अटैक्स नहीं दिख रही है। हाँ। साहिब ने बिल्कुल करेक्ट एक्यूरेट बताया है हाँ। कि एरियल अटैक्स नहीं दिख रहे हो, जिस तरीके के वो अटैक्स दिख रहे हैं हाँ। वो ग्राउंड अटैक्स, वो गैस लीक पे ही, मतलब the intention was very clear. हाँ। The intention was to actually to create damage वहां पे। तो ये वैसे तो कोई शक की बात नहीं है। तो जी नहीं, तो ये इसको मैं ठीक है। हुसैन जावेद साहब, पाकिस्तान में इस खबर को कैसे देखा जा रहा है और क्या मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के साथ खड़ा रहेगा? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, बात ये कि जैसे भी यहाँ पे पैनलिस्ट ने बात की ना, हमारे यहाँ भी इसको ऐसे ही देखा जा रहा है, क्योंकि सिर्फ मतलब इतना बड़ा हादसा होता है, इतने बड़े धमाके होते हैं, उसको इस तरह कह देना कि ये सिर्फ ये गैस की लीकेज हुई है, तो ये बहुत ही एक तरह की सिंप्लिसिटी होगी। मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ तो हुआ है, और ऑब्वियसली उसको आई थिंक ये सबसे अजीब बात है कि इसको एक तरह का कवर अप करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त। जैसे हमारे अभी पैनलिस्ट ने भी कहा कि इतना टाइम हो गया, और जो जो ईरान की हुकूमत, उसकी तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई जिसपे उन्होंने किसी पे ब्लेम फेंका हो, कोई उन्होंने इस तरह की शवायद दी हो, कोई इस तरह का एविडेंस दिया हो कि ये एक तरह की दहशतगर्दी थी और ये यहाँ से हुई है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो भी इसके ऊपर खुल के बात करना चाह नहीं रहे हैं, इसलिए ये सारा जो वाकया ये बहुत ज्यादा धुंधला भी हो गया। लेकिन मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ, जरूरी नहीं कि जंग जब होती है तो उसी में जो होता है वो इस तरह की चीजें होती है। जंग से पहले भी एक जंग की कैफियत होती है, जिसमें जो आपका दुश्मन मुल्क है उसकी जो एजेंसियां होती हैं वो आपके मुल्क के अंदर जितने भी रेबल्स होते हैं उनके जरिए उनको आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आई थिंक यहाँ पे अपने जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत भी हूँ कि ऐसा ही कुछ हुआ है, और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ईरान इसको कवर अप क्यों कर रहा है। हो सकता है कि वो इस चीज की इंटेंसिटी को बहुत आगे लेके जाना नहीं चाहते, इसलिए वो फिलहाल इस पे चुप रहना भी चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जने ये तो कल का एक धमाका था जो हो गया, मैं समझता हूँ ओवरऑल अमेरिका के लिए भी सूरत हाल इस वक्त ऐसी नहीं है, क्योंकि उनको जंग के लिए एक मुनासिब किस्म का बहाना मिल नहीं रहा। पहले उन्होंने कहा कि ईरान के पास जोहरी हथियार है, उनके पास न्यूक्स हैं, इसलिए हमने वहां पे अटैक करना है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक मिसाइल रजीम है, इसलिए हमने अटैक करना है। अब वो ये कह रहे हैं कि वहां पे ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो रही है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के जो अपने जो एक मकसद रहे हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव रहे ईरान पे हमले के हवाले से, कहीं ना कहीं हमें धुंधलाते हुए ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। दूसरे सवाल का जवाब भी जरूरी है सर, क्या मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के साथ खड़ा रहेगा? क्या पाकिस्तान? देखिए, मुस्लिम जी इस हद तक जरूर के वहां पे एक तरह की फायर फाइटिंग हो, ये जंग यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो। देखें, जंग होती तो हम सबको पता है कि जो स्टेट ऑफ होम्स है वहां पे ऑयल की जो सप्लाई है उसको कितना ज्यादा नुकसान होगा, 20% तेल वहां से जाता है। और ये जंग तो उनकी होगी, लेकिन इसका जो भुगतान है वो हमें भी हो सकता है, वो आपको भी हो सकता है, और वो कई जो मुल्क है वो इस ट्रैप में आ सकते हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक होगा। तो कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पे इस तरह की जंग हो। ठीक है आशीष सर, अगर आपने भी इंटरनल सारे लोगों की अगर मैं बात देख पाऊँ और पकड़ पाऊँ तो वो है कि इंटरनल चीज़ों पर आप लोगों ने पहले इसको उठाया है, लेकिन अगर मैं इसको अमेरिका और इजराइल की तरफ से देखूं कि ये कदम उनकी तरफ से उठाया गया और उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, वो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, एक उस परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो? हाँ, और बिल्कुल सही सवाल। तो ये हुआ है इंटरनल, पहली चीज। इसमें इमीडिएट एट दैट पॉइंट इन टाइम बाहर से कोई अटैक जैसी चीज नहीं दिख रही है अभी तक। किसने किया है? दो थियरीज हैं और दोनों इक्वली पॉसिबल हैं। एक,
जो कि हुसैन साहब ने भी बोला कि आजकल वॉर मॉन्गरिंग इज नॉट ओनली फ्रंटल, पीछे से आप, जैसे इनकी कंट्री ने ही अभी इनके फील्ड मार्शल ने यूएसए से बात की थी और वो क्या बातें हुई थी हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया। तो हो सकता है कि अमेरिका ने ईरान को इन्फिल्ट्रेट किया हो और बाहर के एक्सप्लोसिव्स को यूज करने के बजाय वहां के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज किया हो बाय पेनिट्रेटिंग दी गार्ड्स, जो कि उनको मल्टीपल चैनल्स पे हेल्प करेगा। पहला, इंटरनल कन्फ्लिक्ट आर्म्ड हो जाएंगी, दो टीम्स ईरान की गार्ड्स के आपस में बाइफर्केशन हो जाएगा। दूसरा, इनको एक मौका मिलेगा फिर से एक सिविल अपराइजिंग को इंस्टिगेट करने का। तो इनके पास पर्पस तो है कि बैकडोर से ईरान को इन्फिल्ट्रेट करके उनके इंटरनल रिसोर्सेज को यूज करते हुए इस तरह के कुछ ट्रिगर्स करें ताकि वहां का जो अनरेस्ट अभी सेटल होता दिख रहा था, इंटरनल अनरेस्ट ऑफ ईरान, वो फिर से ट्रिगर हो जाए। एंड दैट विल सर्व द पर्पस फॉर यूएसए कि वो फिर से एक्टिवली, क्योंकि अभी उन्होंने इतनी ज्यादा मोबिलाइजेशन कर रखी है गल्फ में कि अब वहां से उनका बिना कुछ एक्शन के लौटना एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग सा चीज दिखेगा कि ईरान में तो कुछ चेंज नहीं कर पाए, इनके 3-4 रिक्वायरमेंट्स थे। हालांकि उन रिक्वायरमेंट्स में भी, उन क्लॉजेज में भी बहुत आपने से बैकडोर का जिक्र किया, बैकडोर में कौन मदद करता हुआ नजर आ रहा है? जी, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर और पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप का अमेरिकन स्टेट हेड से बार बार मिलना, मतलब आप पाकिस्तान पर सवाल उठा रहे हैं? जी, 900 किलोमीटर इनके बॉर्डर ईरान से मिले हुए हैं और वहां की मोबिलिटी उतनी फर्मली मॉनिटर्ड नहीं है जैसा कि मेक्सिको अमेरिका का बॉर्डर हो गया आज। तो वो काफी पोरस है और वो एक गोल्डन प्लेस है जो कि अमेरिका यूज करेगा टू रीच आउट टू द आईआर के रेबल ग्रुप्स, अगर उन्होंने कुछ क्रिएट करने की कोशिश की होगी पिछले 6-8 महीनों हुसैन में। साहब जवाब। आशीष सर तो यही कह रहे हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोग ही, जो आपकी कंट्री है वो इन्वॉल्व है, आप लोगों ने ही वो जगह दी। लेकिन सवाल ये कि अगर हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं या हमारी सरहद जो ईरान के साथ मिलती है वहां से ये सारे इन्फिल्ट्रेशन हो रही होती है, उनकी इस तरह एडिंग हो रही होती है, तो आप मुझे बताएं ईरान की हुकूमत अब तक बात क्यों नहीं करी? क्या आपने ईरान के किसी उनका कोई सरकारी बयान सुना है? मतलब किसी ने पाकिस्तान के ऊपर हाथ नहीं, उठाया? लेकिन आप मतलब आशीष ये सर देख रहे हैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि इससे पहले जो बयान आए हैं ईरान की तरफ से या दूसरी जगह से, वो तो कहते हैं ना कि जो वेपन्स मिल रहे हैं, जो चीजें मिल रही हैं, वो पाकिस्तान ओरिएंटेड हैं, पाकिस्तान की तरफ से प्रोड्यूस हैं। हुसैन साहब, आशीष सर सही कह रहा हूं ना मैं? एब्सोल्युटली बुल्स और आई। इसीलिए सवाल उठ रहा है ना हुसैन साहब? और हुसैन साहब इसको नहीं, ईरान आशीष आप भी इस बात को समझें जी। कि ईरानियन गवर्नमेंट इस समय, पिछले अगर 12 घंटों की बात करें तो इस समय वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनके अंडर की गार्ड्स में कुछ वर्टिकल स्प्लिट के चांसेस हैं या उनकी मिलिट्री वर्सेस गार्ड्स में दोनों अलग अलग है। ईयू ने मिलिट्री को उनके टेररिस्ट नहीं घोषित किया, गार्ड्स को घोषित किया है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो इस तरह के एक्सप्लोसिव्स लेके चलते हैं, स्टेल्थ ऑपरेशंस करते हैं। तो ईरान की गवर्नमेंट इस समय कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उनके यहाँ कोई ऐसा वर्टिकल स्प्लिट का चांस है, इसीलिए वो गैस लीक की थ्योरी ला रहे हैं। ठीक है हुसैन साहब, आप जवाब कंप्लीट करिए अपना। देखिए, मैं तो सिंपल वही बात करूंगा कि हमारी तरफ से इस तरह की कोई कोशिश बिल्कुल की नहीं जा रही। ना हमने अमेरिका को किसी सतह पे इस तरह का यकीन दिया है कि भाई आपने जब भी ईरान पे अटैक करना है तो आपको यहाँ पे हमारे यहाँ से बेसिस भी मिल जाएंगी, आपको इंटेलिजेंस सपोर्ट भी मिल जाएगी, आपको एयर सपोर्ट भी मिल जाएगी। इस तरह की कोई चीज हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि देखें ईरान अगर डिस्टेबलाइज होता है और एक दूसरा इराक, जो हमने 2003 में इराक देखा था, उस तरह बन जाता है, इसका सबसे ज्यादा भार हमारे ऊपर ही आएगा। तो और वैसे भी पिछले साल आपने देखा है जून में जो जंग हुई है इसराइल और ईरान की, उसके बाद ईरान ने अपने स्टेट के लेवल के बयान ऊपर क्यों जिस निकल तरह कर सामने हमारे, आते हैं जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के ये वेपन्स हैं, पाकिस्तान से लिंक्स निकल के आ नहीं रहे नहीं, हैं? उसको छोड़ दें, कुछ भी नहीं सर। देखें, ऑफिशियली ईरानी हुकूमत ने हमसे किसी किस्म की किसी तरह की रिजर्वेशन का इजहार बिल्कुल नहीं किया। और याद रखें, जून में जो उनकी जंग हुई थी इसराइल के साथ, उसके बाद उनकी पार्लियामेंट के अंदर जिस मुल्क के लिए सबसे ज्यादा तालियां बजी, जिसने उसको सही तरह से डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट दी, वो पाकिस्तान था। आशीष सर छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर बाकी गेस्ट की तरफ। इनको डिनाई करना पड़ेगा क्योंकि ये
दोनों नावों पर साथ चल रहे हैं। उनकी पॉलिसी क्या है वो हमारे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ ये बहुत ओपनली पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं और हमास को इनवाइट करते हैं। दूसरी तरफ ईरान का इस समय सारा स्कर्मिश अमेरिका के साथ है। ये अमेरिका के टॉप लीडरशिप को जाके बातें करते हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं। तो ये काफी कन्फ्लिक्टिंग है। एज अ पॉलिसी मुझे नहीं समझ में आता कि ये दो नावों पे क्यों चल रहे हैं। एक तरफ ईरान के साथ भी उतना ही अलाइन दिख रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट करने के लिए इनको यूज किया जाता है, और दूसरी तरफ अमेरिका जो कि ईरान को खत्म करना चाह रहा है, उसके साथ भी ओपनली बातें कर रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्टिंग मैसेज दे रहे हैं और ये दोनों तरफ से धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। लेकिन इसमें अमेरिका को अपना मिशन अकम्प्लिश करने का अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि वो एक तरफ पोस्चरिंग कर रहे हैं गल्फ में अपने ओशनिक फ्लीट्स के साथ, और पीछे से वो पाकिस्तान का वो पोरस बॉर्डर यूज करके और अंदर में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करके और एक अपने लिए कॉज बना लेंगे जिसको यूज करके एज अ शील्ड वो ईरान पे अटैक कर पाए फॉर अ रेजीम चेंज। कोर में रेजीम चेंज है आशीष। ठीक है उपाध्याय सर, पाकिस्तान नहीं मान रहा है, बैकडोर की बात हो रही है। आशीष सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि बैकडोर में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है, अगर आज अमेरिका और ईरान में युद्ध होता है तो अमेरिका पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा, और पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों में वह क्षमता नहीं को अमेरिका को ना बोल सके। आपने अफगानिस्तान के समय भी देखा होगा कि 17-18 साल तक जो ड्रोन अटैक हुए, जो मिसाइल हमले हुए, हर जगह जो है पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म का अमेरिका ने पूरी तरह से उपयोग किया। तो कुछ वैसा ही काम यहाँ भी हो रहा है। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इसमें CIA और जो मोसाद है उसकी पहुंच पर भी ध्यान देना होगा। पिछले साल जब युद्ध हुआ था तो सेना के, ईरानी सेना के बड़े बड़े अधिकारियों के घर में और परमाणु वैज्ञानिकों के घर में उसके लोग मौजूद थे, और युद्ध के ठीक आरंभ के समय ही उनकी हत्या हो गई। तो कहीं न कहीं ईरानी सेना में भी इन लोगों की घुसपैठ है। हो सकता है वो पाकिस्तान के माध्यम से हो या किसी और के माध्यम से हो, लेकिन इसमें निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल की अंदर तक पहुंच है, जिसके कारण ये चीजें हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान यहाँ मानकर चलिए कि दोनों के बीच में पिसने वाला है, और इस्लामिक दुनिया से उसका कितना नाता है आप जान सकते हैं कि वह हुसैन साहब आपकी ये बात सुनकर पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं सर। दोनों लोगों को सामने लाएंगे जरा, मैं चाहता हूं कि एक बार हुसैन साहब का रिएक्शन भी इस पर ले लूंगा मैं। देखिए बात ये अभी जो हमारे पैनलिस्ट ने बात की ना कि जब भी अमेरिका का प्रेशर आता है तो हम उनके आगे इस तरह से रेट जाते हैं, तो सर थोड़ी सी अगर आप हिस्ट्री देख लें, हमने अमेरिका का बड़ा प्रेशर सस्टेन भी किया, जिसका सबसे बड़ा सबूत है जब हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी स्टार्ट की तो कितना हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव रहा 20 साल कि आपको ये हथियारों से आपको ना ये हम आपको हथियार इस तरह से इस्तेमाल करने नहीं देंगे, आप हथियार इस तरह से बना नहीं सकते, हम पे सैक्शन लगे। लेकिन हमने अमेरिका का प्रेशर नहीं माना और सबको पता है कि हमने अपने हथियार बनाए। दूसरी बात आप ये देखें कि चीन के साथ हमारे जिस तरह के ताल्लुकात रहे पिछले 50-60 साल से, क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका का कितना प्रेशर है कि हम चाइना कितने क्लोज ना आ जाए, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट को देखा। और आज अगर आप देखें चाइना हमसे ज्यादा क्लोज है अगर आप उसको इस तरह अमेरिका से कंपेयर करें। दूसरी बात आपने बात की अफगानिस्तान के बारे से, देखिए उस वक्त 9/11 हुआ था, ये आपको भी पता, 9/11 अमेरिका के ऊपर, दुनिया के ऊपर हर बार कितना कुछ होता है तो पाकिस्तानी क्यों निकलकर सामने आता है हुसैन साहब? यही तो सवाल। उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा इसका। जी देखिए, अभी आपने पिछले महीने देखा कि पाकिस्तान जो है गाजा में 15,000 सैनिकों को भेजने जा रहा है हमास के हथियार डलवाने के लिए। तो जो पाकिस्तान जो है इस्लामिक मुल्क की हिमायती करता है, वही आप देख रहे हैं कि उन्हीं लोगों जिनको ये वहां स्वाधीनता संग्राम सेनानी बोलते हैं हमास को, यही लोग जो है उनको मारने के लिए अपनी सेना भी भेज रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का डबल स्टैंड दुनिया जानती है, या चीन के सामने भी कमजोर सिद्ध होते हैं और अमेरिका के सामने भी सिद्ध होते हैं। और अमेरिका इनको अच्छी तरह जानता है कि जब अमेरिका चाहेगा ये चीन के दबाव में चीन की तरफ नहीं रह पाएंगे, इनको अमेरिका की तरफ आना पड़ेगा। और आपने ऐसे कई अवसर देखे हैं जब अमेरिका ने इनका जैसा चाहा वैसा उपयोग किया, और आज भी कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान अमेरिकी दबाव में कभी रहा, ये बात जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। परमाणु क्षमता पाकिस्तान हासिल कर रहा है, इसकी जानकारी अमेरिका को बहुत पहले से थी।
अमेरिका जानबूझ करके पाकिस्तानी परमाणु क्षमता से आंखें मूंदे रहा, क्योंकि वह देख रहा था कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन रहा है, तो उसके काउंटर के लिए एक देश पड़ोस में होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान का वह उपयोग चीन और रूस के खिलाफ कर सकता है। इसलिए वह कहीं न कहीं उसका एक औजार है। ठीक है सर, आता हूं मैं हुसैन साहब, सर के सवालों का जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो है मैं मेजर अली शाह से लेना चाहता हूं और हुसैन साहब को भी सामने रखेगा। मेजर साहब देखिए, हाँ, अब कुछ भी हो दुनिया में, पाकिस्तान हमेशा कटघरे में खड़ा रहता है और एक बार फिर से ये पॉइंट निकलकर सामने, और वैलिड पॉइंट है कि कहीं ना कहीं अमेरिका से जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं और जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं और जिस तरह से जी हजूरी वाली चीजें दिखती हैं, उससे डिनाई तो नहीं कर सकते ना। मैं आपको एक बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ ताकि आपके सारे दर्शक जो जियो पॉलिटिक्स में रुचि रखते नहीं वो भी समझ लें। चोरी होगी कहीं पर, ठीक है, अब भाई चोरी किसने करी, शक किस पे है। अभी जो डिस्कशन हो रहा था ना, हुसैन साहब, हुसैन जावेद साहब, साहिद सर, उपाध्याय सर, तो बिल्कुल मेरे को वो मंजर ऐसा मैंने कल्पना करी कि चोरी हो गई, शक किस पे, इसने चोरी करी है, इसने तो वो जो इस पे आप उंगली उठा रहे हो, पता कहता है हाँ, अरे मैंने कुछ नहीं किया। तो वही मंजर था, लिटरली वही मंजर था। अब देखिए, ये एक्चुअली लिटरली वो हंसी आई थी, मजाया था थोड़ी बात। मैं देखिए, मेरे ख्याल से अभी, हालांकि इट्स टू सून टू वेरीफाई कि किसने करा होगा, मगर बात हम अगर अभी स्पेकुलेट कर सकते हैं बस। तो अगर ऐसा देखा जाए कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, हालांकि मैं उनको फील्ड मार्शल कहता हूं, मगर अभी हुसैन साहब, जावेद साहब हैं, थोड़ी वो बैलेंस बात करते हैं, अकलमंदी की बात करते हैं, सहूज बहुज से बात करते हैं, इसलिए मैं उनको फील्ड मार्शल कह रहा हूं, अभी फील्ड मार्शल नहीं कह रहा हूं उनको। तो जब वो अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2 घंटे जो बिरयानी खाई है, तो दुनिया को लग रहा होगा कि ऑप सिंदूर के बारे में कुछ चोरी होगी, क्या पता कोई गंभीर प्लानिंग चल रही हो, क्या पता कुछ और बात, कुछ और ऑप सिंदूर पे तो बात नहीं करेंगे, मुझे लगता नहीं। तो कुछ तो हुआ है, तो जाहिर सी बात है शक पूरा पाकिस्तान पे जा रहा है। ठीक है हुसैन साहब, अब एक एक करके जवाब दीजिएगा। आता हूं सर। देखें, सबसे पहले तो इन्होंने खुद ही अपने जो अभी शाह साहब ने स्टेटमेंट दी ना, उन्होंने खुद ही कह दिया इट इज टू अर्ली टू सून और स्पेकुलेट कर सकते हैं। तो उसका मतलब है कि हकीकत में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज टेंजिबल नहीं है, हम सिर्फ एक अंदाजों की बात कर रहे हैं और हम एक दायरे के अंदर खड़े हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा ऑन अ लाइटर साइड, सर व्हाइट हाउस के मेन्यू में ना बिरयानी नहीं थी, ठीक है, वो तब वो वहां होती है जब वो खाने इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, व्हाइट हाउस में बिरयानी नहीं चलती। चलिए, ये तो एक मतलब इस हवाले से बात होगी। मेन चीज ये सर कि आप ये कहते हैं कि सबका जो शक है वो एक पे जाता है और चोर पे जाता है, और अक्सर मैं इंडियन मीडिया पे अक्सर जाता हूं, तो पहले ये बात होती थी, अब थोड़ी कम होगी। कभी उसामा बिन लादेन भी आपके यहां से निकला, तो सर ये कैसा चोर है कि जहां से उसामा बिन लादेन निकला और वही अमेरिकी सदर ओबामा अपनी पहली प्रेस टॉक में कहता है एक ही मुल्क का शुक्रिया अदा करता है उस ऑपरेशन के बाद कि हम पाकिस्तान की हुकूमत और जो उनकी मिलिट्री है उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके बगैर ये वाला ऑपरेशन बहुत मुश्किल था। तो मेरे ख्याल में यहीं से वाज़ेह हो जाता है कि चोर कौन है और साथ देने वाला कौन है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है कि हम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे अमेरिकी इंटरेस्ट के लिए। और एक और बात आपके एक और यहाँ पर पैनलिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर फिलिस्तीन की बात की कि हम हमास की भी हिमायत कर रहे हैं लेकिन हमास के खिलाफ ऑपरेशन भी करेंगे। शायद उन्होंने हमारी हुकूमत की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। हम ये अमेरिका को कैटेगोरिकली चुके हमास को डिसआर्म करने के लिए पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाएगा, किसी के खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, सिर्फ पीस कीपिंग के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, और वो भी तब जब ये तमाम फोर्सेस वहां पे जाएंगी। उपाध्याय सर, रिएक्शन आपका इस पे, पीस की बात हो रही है जी। अगर हमास पर कार्रवाई करने के लिए कोई देश सेना भेज रहा है तो इजराइल और अमेरिका का पहला लक्ष्य यही है कि उसको पहले निहत्था किया जाए। तो पहले तो आपको हथियार ही डलवाना है और आप अमेरिका और इजराइल के कमांडर के नीचे अपनी सेना को भेज रहे हैं, यह भी समझना है। तो वहां का जो कमांडर उससे अपेक्षा करेगा उस टुकड़ी से, वह टुकड़ी वही करने के लिए बाध्य होगी। उसमें पाकिस्तान अपने हिसाब से वहां कुछ नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने बहुत बारीक खेल खेला है, बहुत अच्छी तरह से आसिम मुनीर जी को फंसाया है, और वह बात हो सकता है कि पाकिस्तान वालों को अभी समझ में ना आता हो। एक चीज और आपको ध्यान में होगा कि जब आसिम मुनीर अमेरिका गए थे तो वहां पर उनको एक घड़ी दी गई थी, और वही घड़ी जो है उन्होंने ईरानी जनरल को दिया था।
और उसमें टाइम लोकेटिंग सिस्टम था, जिसके कारण मिसाइल हमले में वह ईरानी जनरल मारा गया था इजराइल के द्वारा। तो कहीं न कहीं अमेरिका पाकिस्तान को बहुत बारीक ढंग से माध्यम बनाकर अब खेलता क्या है, कहेंगे हुसैन साहब? वह समझ में नहीं अब आता। बताइए, ये सब चीजें अगर आप लोग की तरफ से होंगी, इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होंगी, तो ऑब्वियसली है ना कि सवाल तो पूछे ही जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा हम वहां पे जाएंगे और जो इसराइल की आर्मी वो हमें जहां पे इस तरह से भेज देगी वही करेंगे। सर, नवंबर 2025 में जो ट्रम्प का ये पीस प्लान था ना, इसको यूएन ने भी मंजूर किया हुआ है। तो ये यूएन का जो अम्ब्रेला है उसके अंडर भी ये हो रहा है। और एक और बात, हमने ये तो हम आपको पता है कि इसराइल के साथ हमारे कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, हमारा उनके खिलाफ एक मौकिफ है और वो आज तक कायम है। किसी सूरत ऐसा कोई प्लान जिस पे हम अमल करने नहीं जा रहे जहां में इसराइल के ऑर्डर्स को इस तरह से फॉलो करना पड़े। और ये मत भूलें, ये हमेशा जो है ना, ये इंडियंस इस बात को भूल जाते हैं कि वहां पे पाकिस्तान नहीं जा रहा और भी कई मुल्क जाएंगे, और अभी कौन कौन जा रहा है ये भी तय नहीं हो। और आपने तो फिगर भी दे दिया कि हमारे 15,000 सिपाही जा रहे हैं। आप बताएं, ऑफिशियली हमने कहा क्या है कि हमारे 15,000 सिपाही वहां जा रहे हैं? कोई फिगर किसी किस्म के दिए नहीं गए। जब दूसरे मुल्कों की फौजें जाएंगी तो हमारी भी जाएंगी, उसके बाद वहां पे जाके देखा जाएगा कि हमने करना क्या। लेकिन एक चीज, आखिरी चीज, इसी तौर पे हम हमास को डिसार्म करने वहां पे नहीं जा रहे। ठीक है आशीष सर, अगर ये आंतरिक हादसा था तो आईआरजीसी के गेस्ट हाउस, मतलब सोचने वाली बात है, कैसे निशाना बना लिया गया? हाँ, तो उसके पहले एक हुसैन साहब को, मेजर अली को लाइट मत लीजिएगा। उन्होंने 2 दिन पहले बोला था कि 31 जनवरी को शुरुआत होगी जंग की। लाइब्रेरी देखिएगा, और उनकी एनालिसिस बहुत सटीक होती है, और उनकी इंफॉर्मेशन भी मुझे लगता है कि ये तो अमेजिंग है। ये मुझे अभी तक आशीष एक कवर्ट ऑपरेशन की तरह से दिख रहा है। मैं इसको प्लेन एक्सीडेंट नहीं मानता हूं। ठीक है। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ टारगेट किस बिल्डिंग के पास करेंगे, उसकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डिस्टेंस कितना है, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आज से वहां पे 2 अलग अलग ऐसी इंफॉर्मेशन है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, कि वॉर प्रैक्टिसेस होनी थी। इतने हाइटेंड स्ट्रेस स्ट्रेन बिटवीन मिलिट्रीज के बीच में ईरान के अगल बगल चाइना और रशिया की वॉर प्रैक्टिसेस होनी थी। वहां पे कुछ और फ्लीट्स जो यूएस की मूव इन कर रही थी, वो आज शायद पहुंच जाएंगी अपने लोकेशंस पे इन द गल्फ। ऐसे समय में इस तरह का एक्सप्लोजन क्या इम्पैक्ट डालेगा? एक तो ये काफी टाइम दे देगा यूएस को, अनदर 2-3 डेज ऑफ क्रिटिकल टाइम फॉर अ बिल्डअप। इसी दरमियान वो और प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्हें कोई डेडलाइन नहीं दी थी। प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ यूएसए को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा था कि क्या डेडलाइन है आपकी ईरान के लिए टू कम टू द टॉकिंग डेस्क, तो उन्होंने बोला कि दे नो इट। तो अपेरेंटली अभी तक कोई डेडलाइन नहीं दी है। प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है कि वो आ जाएं, टेबल पे बात करें, तो वो उनको थोड़ा सा और विंडो देगा। एट द सेम टाइम सर, क्या ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का पैटर्न दिखता है क्या? नॉट रियली ओपनली, आई कैन टेल यू, ये फॉर सम अदर पर्पस, टू क्रिएट सम मोर इंस्टेबिलिटी इन द करंट क्राइसिस इनसाइड ईरान, उसके लिए। और ये काफी लंबा, मेरे ख्याल से कम कुछ दिनों पहले ये सब प्लानिंग हो गई होगी। और आप ध्यान रखें, कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत सीरियस होती हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि मुनीर का ट्रंप से मिलना एक बहुत ही अनयूजुअल ग्लोबल डेवलपमेंट था। इजराइल का ईरान पे अटैक, अमेरिका का ईरान के न्यूक्लियर आर्सेनल को डिस्ट्रॉय करने की एक कोशिश, जिसको उन्होंने बोला कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है। अगर आपने ऑब्लिटरेट कर दिया है तो अब आप क्यों कह रहे हैं कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दो? आपके प्रेसिडेंट ने बोला कि हमने खत्म कर दिया। उसके बाद मुनीर से 2 बार मिलना और 2-2 घंटे की लंबी डिस्कशन, ये सारा इंडिकेट कर रहा है कि ईरान के रजीम के लिए अमेरिका, ट्रंप की लीडरशिप में उनका ये अपना इंडिपेंडेंट ऑयल कंट्रोल मिशन जो चल रहा है, उसके प्रति मुझे कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान जो 2 नावों पे चल रहा है, अपनी कंपल्शंस की वजह से चल रहा है, उसका इस्तेमाल किया गया है और उसी का ये आउटकम है। स्टैंड अलोन केस है, लेकिन वेट करें, इस तरह के कुछ और हादसे नियर फ्यूचर में और हमें देखने को मिल सकते हैं। आशीष, ठीक है, हुसैन साहब जवाब दीजिएगा इस पर।
म्यूट है हुसैन साहब तो आपका। हाँ जी आवाज आ रही है हाँ, आपको? आगे बोलिए। ओके। मैं ये कह रहा हूँ, इनकी इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह के हादसे जो हमें आगे भी इस तरह देखने को मिल सकते हैं। पहली वहां पे जंग की कैफियत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मैं तो यही कहूंगा सर कि जो मैंने शो के स्टार्ट में कहा है, मुझे ट्रंप के जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे हमले के हवाले से मुझे वेग लग रहे हैं। क्योंकि अभी इन्होंने एक और भी सही बात की कि पहले उनका मिशन क्या था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करना है, और उन्होंने क्या दिया, हमने खत्म कर दी। तो भाई अब आप किस लिए रुके अगर आप अटैक के लिए इतने सीरियस हैं? तो मुझे लगता है कहीं ना अब जो ट्रंप का बयान भी था 2 दिन पहले का कि भाई ठीक है, हमारे वहां पे जो हमारी फौज है वहां पे जा चुकी है, हमारे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे इस तरह गए हैं, लेकिन अभी भी मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि एक अच्छी डील हो जाए हमारी ईरान के साथ। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि उनका ताल्लुक रियल स्टेट से, बिजनेसमैन है। हमेशा ट्रंप डील को पहले रखते हैं, और जो जंग होती है या इस तरह की आम ट्विस्टिंग होती है वो उनका सेकंड ऑप्शन होता है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं, मुझे आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि हम एक बहुत बड़ी जंग वहां पे देख रहे हैं। क्योंकि ये भी देखे, ईरान के समुद्रों में चाइना और ईरान की नेवल एक्सरसाइजेस भी हो रही हैं। तो कई चीजें इतनी आसान नहीं होती। अगर होती तो जो 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 अमेरिका है वो अब तक यहाँ पर हमला कर चुका होता, लेकिन ईरान इराक साबित नहीं होता। ठीक है मेजर शाह, कैसे देखें इस पूरे हमले को? साथ ही साथ जिस उसकी जिक्र कर रहे हैं हम लोग बंदर अब्बास की, वो तो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन में आता होगा ना सर, और वहां पर इतनी बड़ी चूक हो जाती है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं दाग देता हूँ, साय सर ने बिल्कुल ने याद रखा सर, यू रिमेंबर वेरी क्लियरली सर, मैंने जब कहा था 31 जनवरी, मैंने वो एनालिसिस दिया था, साय सर थे मेरे साथ पैनल में, तो साय सर ने एक दाग दी थी, कॉम्प्लीमेंट भी किया था उस टाइम मेरे को। और 31 जनवरी को इसीलिए ही मेरा और तो यकीन है कि ये मुझे मालूम है ये हमला करा किसने है, बहुत लोगों को भी मालूम है, लोग खुल के नहीं बोल पा रहे। दूसरी बात, आपने जो बंदर अब्बास की बात करी, देखिए एक इंसान मारा गया, 14 घायल हो गए जब ये ब्लास्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग सदर्न सिटी बंदर अब्बास जो कि गल्फ कोस्ट में आती है, और ये बेसिकली वहां की लोकल मीडिया, ईरान की लोकल मीडिया ने, जैसे कि मेहर न्यूज एजेंसी हैं और अन्य न्यूज एजेंसीज हैं, उन्हें रिपोर्ट किया। एक और दूसरा ब्लास्ट जो कि 4 लोगों को मार दिया इन्होंने उस ब्लास्ट में, सदर्न वेस्ट सिटी के अफाज में, अफाज में, जो कि स्टेट रन तेहरान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है इसके बारे में। और इसके बाद जो टेंशन्स हैं जो वो परसिस्ट करती हैं बिल्कुल, और जो बिल्डअप है यूएस फोर्सेस का गल्फ और प्रेशर में, जो प्रेशर करने के लिए, जो सोचने वाली बात तो ये भी है ना सर कि इजराइल की तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात थी, इजराइल की तरफ से मैं ताजुब तो नहीं ईरान की तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा है, और इजराइल की तरफ से भी अगर देखा जाए, आशीष इजराइल ने शायद तो deny बोल दिया किया। हाँ, इजराइल ने डिनाई किया। सर मैं ईरान बोलना चाह रहा था, इजराइल निकला, सॉरी फॉर दैट। right. ईरान की तरफ से भी कुछ इस तरह का बयान नहीं आया। इजराइल और अमेरिका ने तो पहले ही बोल दिया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो टाइमिंग है, जो सिचुएशंस हैं, उसके बाद मन में सवाल जो उठता है वो ये है कि भाई अगर कहीं पे कुछ हुआ, तुरंत इजराइल का सामने आ जाना, कह देना कि नहीं मैंने नहीं किया। वो कैसे देखते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। इट्स लाइक, आई वुड से इट्स लाइक अ फेस सेविंग। हाँ अगेन मैं सिंपल एग्जांपल में देता हूं मैं आपको। हाँ किसी के गाल पे चोट लग गई और दिख रहा है साफ कि मार खाया है इंसान, ठीक है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, मुझे शर्म आ रही है बोलने में, मैं मार खाया हुआ हूं, अरे मैं गिर गया था, पाँव फिसल गया था तो वहां पे यूं गिर गया मैं। सबको मालूम है यार, अगर गिर गए होगे तो यहाँ पे हाथ फ्रैक्चर होगा, ये होगा, यहाँ पे तो चोट नहीं लगेगी, सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है। लेकिन फिर भी मैं नहीं ओन अप कर रहा, मैं बोलूँ नहीं 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 भाई मैं गिर ही गया था। अच्छा, दूसरी बात, हालांकि जिसने मारा है वो मेरा दुश्मन है, उसको मैं दुनिया को बोल दूंगा कि इसने मारा है तो दुनिया भी इसके खिलाफ रहेगी शायद। अमेरिका के खिलाफ तो कोई नहीं होगा जिसमें दम नहीं है इतना, मैं नहीं मानता। लेकिन फिर भी अब फेस सेविंग, अरे नहीं नहीं हम मार नहीं खाए हैं, गैस लीक हुई है, अरे यार महज इत्तेफाक है क्या? अब तक ये बताइए, हाउ कम गैस कल लीक नहीं हुई, परसों लीक नहीं हुई, कल लीक नहीं होने वाली है, या 1 हफ्ते पहले लीक नहीं हुई थी, अभी लीक हो गई है, और गैस तो भी एक साथ कई जगह पर सर। हाँ, एक साथ कई जगहों पे एक साथ, मतलब isn't it too coincidence? आप बंदर अब्बास में एक गैस लीक हो गया, ठीक है मान सकता हूं मैं, चलो गिवन अ बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। आप अहवाज में भी, अहवाज अब देखिए वो भी रेजिडेंशियल इलाकों में एक साथ कई जगहों पे गैस लीक, पर यहाँ पे भी गैस लीक, यहाँ पे भी गैस लीक, यहाँ पे भी गैस लीक। ठीक है उपाध्याय सर, देखो, आप एक बस लास्ट ही मैं हाँ सर, बोलूंगा, ओके, या तो ओके, ईरान ये बोलता कि अभी ये जांच का विषय है, हमें मालूम नहीं कैसे हुआ है क्या हुआ है, तो भी मैं मान सकता था। अगर ईरान ये बोलता है ये जांच का विषय है,
वो पहले से कंक्लूजन में आ गया, तो जाने कि ऑब्वियसली इट्स फेस सेविंग सर। ठीक है उपाध्याय सर, जो आशीष सर ने कहा या अलीशान सर ने जो कहा वो चीजें ध्यान में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें बताइएगा। उन्होंने जो इस पूरे करीब 1 घंटे की बहस होने वाली है इसमें जो चीजें कही वो एक पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान को लेकर सारी चीजें कही कि किस तरह से बैकडोर में पाकिस्तान की तस्वीर भी आ रही है सामने, उसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, टाइमिंग को ध्यान रखिएगा कि जो अमेरिका और इजराइल जो है वो तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद से अगर ये वॉर हुआ है और ये तस्वीर वाकई उस टाइमिंग को भी ध्यान रखिए जहां पर अमेरिका और इजराइल ने दोनों ने डिनाई किया कि हमने नहीं विस्फोट किया तुरंत ही, उसको ध्यान रखिएगा। और आखिरी में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा सर कि इस तरह की तस्वीर जब होती है तो ईरान जो वो पलटवार करता है और बहुत सोच समझकर पलटवार करता है, तो क्या वो वही तस्वीर है इस वक्त? क्या ईरान वेट कर रहा है कि नहीं हम अपने तरीके से जवाब देंगे और उसके बाद बयान जारी करेंगे? इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अपनी चीजें बोलिएगा सर। देखिए, 2 चीजें स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि विस्फोट हुआ है तो कहीं न कहीं किसी ने करवाया है, और मुझे लग रहा है कि भले अमेरिका और इजराइल डिनाई कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके कुछ लोग पाकिस्तान के माध्यम से वहां पहुंचे हों और विस्फोट किए हों। दूसरी संभावना उनकी सेना के भीतर की हो सकती है। इसमें ईरान को उत्तेजित करने का बहाना भी हो सकता है कि अगर इसी बहाने ईरान स्वयं हमला शुरू कर देता है तो हम ईरान पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगा करके उस पर बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल इस ढंग से भी सोच सकते हैं, तो एक संभावना यह भी बनती है। लेकिन अब ईरान के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वह बातचीत से तुरंत इस मसले को निपटाए, अमेरिका के साथ समझौता करे, या फिर युद्ध के लिए तैयार रहे और ये मानकर चलिए कि अमेरिका अगर आया है और बिना युद्ध किए चला गया तो उसकी बड़ी भत पिटने वाली है, बड़ी बदनामी होने वाली है। तो इसलिए वह चुपचाप जाएगा भी नहीं, वह कुछ ना कुछ हासिल करके जाएगा, और उसका उद्देश्य आप जानते हैं कि ईरान के जो तेल भंडार है वह है। तो वह ईरान की सेना में भेद डालने का कार्य कर सकता है, उसमें फूट डालने का कार्य कर सकता है, खामनेई के विरुद्ध सेना में भी विद्रोह कराने का कार्य कर सकता है, क्योंकि जनता तो उनके विरुद्ध है ही। मतलब आपने देखा कितना बड़ा आंदोलन चला, तो अभी चलाने में जिन लोगों का हाथ है वो आपको मालूम ही है। लेकिन पाकिस्तान की भूमिका को इसलिए नहीं नकारा जा सकता कि अमेरिका के लिए सबसे आसान रास्ता पाकिस्तान के माध्यम से ही वहां तक चाहे हथियार पहुंचाना हो, वहां तक चाहे अपने लोगों को पहुंचाना हो, एजेंट्स को पहुंचाना हो, वह सबसे आसान रास्ता है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। हम कितना भी डिनाई करें, खुलेआम कोई देश स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका उनका कब और किस ढंग से प्रयोग कर लेगा यह वही लोग जानते हैं। बाकी दुनिया के सामने बहुत सारी चीजें कई बार नहीं आती हैं। तो 2-3 संभावनाएं बन रही हैं, उसमें इसको आप विशेष रूप से देख सकते हैं कि निश्चित रूप से हम पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को पूरी तरह से खारिज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ईरान जी ठीक है सर, नहीं कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट करिए। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि ईरान के सामने अब चुनौती उपस्थित हो गई है कि वह जो भी करे जल्दी करे, क्योंकि उससे ईरान एक कमजोर राष्ट्र सिद्ध होगा अगर लंबा खींचता है तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का वक्त इतने की इजाजत देता है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।